Hello everyone. I am audible to everyone. एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे भाई, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू एवरीवन? I am audible to everyone. गुड इवनिंग टू एवरीवन. तो आज की क्लास में हम लोग ओके ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन. बहुत सारे लोगों का मेरे पास पहले भी मैसेज आया हुआ था कि जो सोनू मैम ने जो वीडियो रिकॉर्ड की, एक्चुअली उनका फ़ॉन्ट बहुत छोटा वहाँ पे यूज़ कर रखा है उन्होंने, तो वो वाली वीडियो भी हम लोग अपडेट करेंगे बहुत जल्दी. बट एक बार हम मोशन चैप्टर का यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे थ्योरी का. पहले थ्योरी कवर करेंगे पूरी. थ्योरी कवर करने के बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे. तो आज मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट आपको 1D मोशन में जो भी हमारा कंसेप्ट है चैप्टर में जो दे रखे हैं उसको डिस्कस करके फिर हम लोग कल 2D पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो हम लोगों ने 10th क्लास में MCQs डिस्कस किए हैं, बट उसकी थ्योरी भी हम लोग क्विक रिवीजन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे भाई. ठीक है, एक बार आप सारे जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, तो कैन वी स्टार्ट अवर क्लास. आप मुझे साथ में रिस्पॉन्स देते रहना. मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट एक टॉपिक करने के बाद मैं आप लोगों से बीच बीच में चीज़ें पूछता रहूँगा. ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में हम लोगों को मोशन के कंसेप्ट को समझना है. फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज है. जैसे हम लोग अगर हमें टेम्परेचर के बारे में अगर चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच को पढ़ते हैं. अगर आपको मोशंस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग मैकेनिक्स ब्रांच को डिस्कस करेंगे भैया, मैकेनिक्स ब्रांच को पढ़ेंगे. ओके, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है. तो बहुत सारी ब्रांचेज है अलग अलग फिनोमिना को स्टडी करने के लिए. तो मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स ब्रांच में, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करती है, या हम किसी भी मोशन को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के. मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मेनली भाई 3 ब्रांचेज पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज स्टैटिक. सेकंड हम लोग जो पढ़ते हैं ब्रांच दैट इज काइनेमेटिक्स, जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है. और थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज डायनेमिक्स. स्टैटिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, उसको स्टडी करते हैं. काइनेमेटिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग इट्स रीजन, कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्यों चल रहा है उसके पीछे का हम रीजन डिस्कस करेंगे. वो ऑब्जेक्ट हमारा जब चल रहा है तो मोशन से रिलेटेड जितना भी मैथमेटिक्स है वो हम लोग काइनेमेटिक्स ब्रांच में डिस्कस करते हैं. उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो जो भी मैथमेटिक्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड करते हैं वो हम लोग काइनेमेटिक्स ब्रांच में पढ़ेंगे. और डायनेमिक्स में हम मोशन के साथ में उसका कोज भी डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो क्यों मोशन में है, तो उसे रिलेटेड पढ़ना है. तो हमारे सिलेबस में जो एस्टेट में हमें चीज़ें कवर करनी है वो हमें काइनेमेटिक्स पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करना है. तो देखिए मैंने कोशिश की है भाई, जितना मैंने टॉपिक आपको कवर करवाए हैं हर एक चैप्टर के वो मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाए हैं. बाकी आप अपने बिहार पे तैयारी कर सकते हैं, बट कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि जो मेंशन सिलेबस है उसको कम रखे. तो मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें कवर की है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर का जो हमारा मेन टॉपिक है या मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर देता हूँ. इसके नोट्स आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, आप ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ये वीडियो रहेगी. तो एक बार चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो फिर हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मोशन के कंसेप्ट को अगर हम समझते हैं तो अगर कोई भी चीज़ हमारी क्या है मोशन में है या रेस्ट में है
उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग ओरिजिन भी डिफाइन करते हैं भाई, ठीक है, जिसको हम लोग आज इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे। और सेकंड हमारे पास होता है टाइम। तो अगर आपको समझना है रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो रेस्ट में है या मोशन में है, उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग मोशन में डिफाइन करते हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग विद टाइम अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या है, रेस्ट में डिफाइन करते हैं। और रेस्ट और मोशन जो हमारे हैं, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भाई। रिलेटिव टर्म का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोशन और रेस्ट में हो सकता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल ले, मान लो अगर कोई भी दो फ्रेंड है ए एंड बी, वो किसी भी बस में मूव कर रहे हैं, लेट्स से द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, और कोई फ्रेंड है उनका जो सी है, वो हमारा क्या है, बस स्टैंड पे है, यानी कि अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, तो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप ए की पोजीशन अगर यहाँ पे चेक करोगे, तो सी के रिस्पेक्ट में ए हमारा यहाँ पे क्या है, विद टाइम पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सी के रिस्पेक्ट में ए हमारा यहाँ पे क्या है, मोशन में है, ठीक है। और अगर मैं बी के कंपैरिजन में, यानी कि अगर बी के रेस्ट में अगर मैं ए की पोजीशन डिफाइन करूंगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पे हमारा क्या है, पर्सन ए ही है, बट अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भाई, हम लोग अभी अर्थ पे रह रहे हैं, तो जितने भी जो पर्सन अगर आपके आसपास है, लेट्स अगर आप क्लास देख रहे हो रेस्ट पे, अगर मैं भी हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में आपकी जो पोजीशन है ए पॉइंट की, वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम सन के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे, तो अर्थ हमारी क्या है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो सन के रिस्पेक्ट में अभी हम सब लोग मोशन में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे भाई रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है। 11th क्लास में थोड़ा सा इसको डिटेल पोर्शन में दिया हुआ है, तो जो हमारे लिए काम की चीज है उसमें हम लोग वहां पे इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई मोशन का, टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो हमारा मोशन में होता है। अब मोशन बेसिकली हम लोग क्या है, 3 तरीके के पढ़ते हैं भाई, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको अलग अलग बेस के ऊपर अगर कैटेगराइज करें, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम लोग यहाँ पे 3 तरीके के मोशन पढ़ेंगे भाई, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। अगर हम लोग यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ अगर हम पढ़ते हैं, तो पाथ में हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, 3 तरीके के मोशन पढ़ने हैं जो हमें समझना है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन। और थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे दैट इज वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और हमारा क्या है, और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। तो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग ये हम लोग बेसिकली जब पढ़ते हैं भाई, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम 2 तरीके के मोशन पढ़ेंगे दैट इज पीरियोडिक, वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या है, रिपीट करता है। और सेकंड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। तो मेनली जो हमें डिस्कस करना है भाई, वो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ना है। अब ट्रांसलेशन का भी हम लोग एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बोल लीजिए, या फिर हम इसको क्या डिफाइन करते हैं दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो आपको हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज सर्कुलर मोशन। और वाइब्रेशनल और ये कर रहे हैं और वो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं भाई। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे। रोटेशनल में हमारा क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास लेट से पर्टिकुलर बॉडी होती है, अगर वो अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ, या वो अपने सेंटर ऑफ मास के थ्रू या किसी टेंजेंट के थ्रू अगर भाई किसी भी एक
पूरी बॉडी है और अपने ही किसी एक्सिस के चारों तरफ अगर वो घूम रही है तो वो हमारा होता है रोटेशनल मोशन। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग क्या है भाई, पूरा बॉडी यानी कि रिजिड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लेके चलते हैं। बट अगर हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट में, कि अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर फिक्स सेंटर होगा और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है उसके सर्कुलर पाथ में किसी फिक्स पॉइंट में सर्कल की फॉर्मेट में हमारा मोशन करेगा, वो हमारा सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ठीक है, अगर जिस भी की अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी कम है उसको बोलेंगे ऑसिलेट कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास झूला है भाई तो उसकी जो आगे पीछे की जो हमारा पास पीरियड है या फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, वो कम होती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। बट जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे अगर आप गिटार के तार को हिलाओ तो वो बहुत तेज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, क्लास रुक गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई। नहीं, मेरी तरफ से देखिए ओके क्लियर है। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करें भाई एक बार। आई थिंक अब सभी को क्लियर हो रहा है क्या मेरा, एक बार मुझे बताइए। मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल सही जा रही है, बट एक बार आप मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो हमें जो अपने चैप्टर में डिस्कस करना है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट जो हम 1D 2D एंड 3D में डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग जो फर्स्ट पैरामीटर हमें जो पढ़ना है मोशन के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग ओरिजिन भी डिफाइन करेंगे। और हम लोग 11th क्लास में इसका पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर किसी की घर में स्पेस के अंदर पोजीशन डिफाइन करनी तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हमारे पास 2 ही यहाँ पे अगर एक्सिस है तो उसको हम प्लेन डिफाइन करते हैं, और 3D में हम लोग उसको स्पेस डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी अगर ऑब्जर्वर है हमारा, जो तीनों एक्सिस का यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज 0 0 0, यही इसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं। और टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जर्वर पे यहाँ पे वॉच देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जर्वर है जो तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पे है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे है, और वो इस रेफरेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर क्या मेजरमेंट करता है, पोजीशन मेजरमेंट कर रहा है, वेलोसिटी मेजरमेंट करता है, या उसका वो एक्सेलरेशन मेजरमेंट करता है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान का अपना एक्स वाई जेड रहेगा भाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो उसके लेंथ में चेंज करेगा, यानी कि एक्स वाई जेड, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम लोग क्या है भाई, उस रेफरेंस पॉइंट पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, कोड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में इसको हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 तरीके का होता है भाई। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा भाई, यानी कि जिस भी सिस्टम में बैठ के अगर आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे कितना है, 0 होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और दूसरा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल में उस सिस्टम का जो क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 नहीं रहेगी। ठीक है, अब मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, अर्थ के रिस्पेक्ट में जितनी भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम लोग अर्थ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जनरली जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो लगभग 0.67 आई थिंक इतनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट हम लोग क्या है भाई, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के ही चलते हैं, कि जो भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेंगे तो यहाँ पे हम अर्थ का मोशन कंसीडर नहीं करते हैं, तो अर्थ को हम लोग एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के सारी की सारी हम अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है भाई रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, सेकंड जो मेरे पास कंसेप्ट है भाई वो है टाइम का हमारा। ठीक है, टाइम, हाँ हमेशा से बोलते हुए टाइम कभी पीछे नहीं जाता, लेकिन टाइम को हम लोग यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। और अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई टाइम होता क्या है, तो टाइम बेसिकली भाई वही है जो घड़ी बताई, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं तो। ठीक है, तो टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और टाइम हमारा कभी भी नहीं रुकता। ठीक है, तो टाइम हमारा हमेशा चलता रहेगा। तो ये 2 हमारे पास पैरामीटर है मोशन को डिफाइन करने के लिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिए। यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है? तो क्या अब हम अपना जो मेन कंसेप्ट है चैप्टर का वो हम पढ़ सकते हैं भाई?
सारे मुझे एक बार रिस्पॉन्स करेंगे कि सर रेफरेंस पॉइंट यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट हमारे पास क्लियर है। तो क्या हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, स्टार्ट करें? एक बार रिस्पॉन्स देंगे मुझे सारे। क्लास मेरी तरफ से एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, बाकी मेरी कोडिंग तो सही जा रही है मेरी तरफ से, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क सही है। हाँ जी ठीक है, सभी को आई थिंक ये चीज क्लियर है भाई रेफरेंस पॉइंट का। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम मोशन का यहाँ पे समझेंगे, तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि सिंपली हमारे पास क्या चीजें होती हैं जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया 1D 2D एंड 3D मोशन। अब हमारे पास यहाँ पे भाई तीन पैरामीटर है, यानी कि तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट अगर हमारा सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज करता है, उसको हम लोग 1D मोशन डिफाइन करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर आप रोड पे खड़े हो तो सड़क पे जो भी गाड़ी होगी या तो भाई वो आपको लेफ्ट क्रॉस करेगी या राइट क्रॉस करेगी, इस तरीके से, यानी कि आपसे वो दूर दूर ही जाएगी, ना तो वो उड़ के जाएगी। तो इट मीन्स तीन कोऑर्डिनेट में से सिर्फ आपका वहां पे क्या है, एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जिसको हम 1D मोशन पढ़ते हैं। अगर आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो उसको हम 2D मोशन डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग प्लेन मोशन पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, जो हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो आपको वहां पे दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और 3D में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे हमारा जो अर्थ का मोशन है अराउंड दी अर्थ, वो हमारा 2D मोशन है। थर्ड हमारा होता है अगर आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट अगर हमारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, उस मोशन को हम पढ़ते हैं 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। जैसे हमारी काइट फ्लाइंग है, जब पतंग उड़ता है वो दूर भी जाता है, ऊपर ऊपर भी उड़ता रहता है। तो वहां पे जब हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे हम लोग तीनों ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम लोग क्या है भाई 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन पढ़ेंगे। तो हमें अब चैप्टर में पढ़ना है भाई। तो देखिए जब हम लोग 1D मोशन पढ़ते हैं भाई, तो 1D मोशन के अंदर हमारे पास दो ही डायरेक्शन रहेगी, प्लस या माइनस। जैसे अगर मान लो अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेते हो भाई, तो अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जो हमारी कन्वेंशन मानते हैं हम लोग, इसको प्लस लेते हैं। अगर हम लोग इसके अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस डिफाइन करते हैं। तो जब हम 1D मोशन पढ़ेंगे तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन है। जब हम 2D मोशन पढ़ते हैं तो 2D मोशन की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, वेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे उसमें भाई नेक्स्ट उसमें। तो 1D मोशन में हमारे पास दो ही कंसेप्ट है, दो ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें पढ़ेंगे भाई, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट जो भी अपनी पाथ लेंथ ट्रेवल करता है, ठीक है, इसको पाथ लेंथ भी डिफाइन करते हैं कि लेट्स से अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, वो हमारा बी पॉइंट तक मूव करता है, वो कोई भी पाथ ट्रेवल करे, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, हमारा फर्स्ट पाथ ले या वो सेकंड पाथ ले, ठीक है, या वो थर्ड पाथ लेके अगर वो पहुंच रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हमारी, तो उसकी जो पाथ लेंथ होगी, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, दैट इज लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो हमारा क्या है लेंथ होगी, उसको हम लोग क्या है डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं भाई, तो जो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी कौन सी होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो डिस्टेंस है हमारी, वो कौन सी क्वांटिटी होती है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। यानी कि अगर 1 2 3 के तीनों पाथ है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा यहाँ पे क्या है भाई, जो हमारा सबसे शॉर्टकट पड़ेगा ये। और जब आप शॉर्टकट बताते हो, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में हमारे क्या है, उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर आप किसी को अगर शॉर्टकट बता रहे हो, किसी रास्ते का अगर जाना है, तो एटलीस्ट आप उसको बताओगे कि पहले लेफ्ट लेना है फिर राइट लेना है, तब जाके तुम शॉर्टकट पहुंच जाओगे जल्दी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में अगर डायरेक्शन है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। हालांकि हमारी 9th की डेफिनेशन है, बट अगर आपको वेक्टर पढ़ना है, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर हमारी वेक्टर है, तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं भाई,
कि वो हमारा क्या है, वेक्टर लॉ को फॉलो करनी चाहिए, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो हमारी फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो करंट के पास डायरेक्शन भी होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है कि हमारा करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है, हम लोग ये पढ़ते हैं भाई। या फिर हमारा क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चलता है। तो डायरेक्शन होने के साथ में, मैग्नीट्यूड होने के साथ में, लेकिन जो हमारा करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, लेकिन हमारे सिंपली कंसेप्ट के लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए हमारी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कभी भी क्या है, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। अगर आप चल ही पड़े हो ए पॉइंट से तो कुछ ना कुछ तो आप भाई लेंथ चलोगे, तो इसलिए हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी हमारी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, ना ही वो जीरो होगी। बट डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी कि अगर भाई अगर आपका मान लो रेफरेंस पॉइंट है ओ, अब जैसे अगर कोई पाथ ट्रेवल करते हो, अगर आपने इस साइड अगर आपको प्लस, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो राइट हैंड साइड, अगर आप इसको प्लस कंसीडर करते हो और लेट से भाई आपकी फिनिशिंग हमारी क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, लेट से बी पॉइंट पे होती है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भाई हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस माइनस और जीरो हमारी हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी है। अब इनमें जो मेनली फर्क है भाई, ठीक है, डिस्टेंस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं भाई ओडोमीटर से। ठीक है, अगर जो गाड़ियों में लगा रहता है ना भी, वो चलता है कि भाई ये गाड़ी हमारी कितने किलोमीटर चल गई है, ऐसे रहता है। तो वो जो ओडोमीटर है हमारा डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट ही करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन कौन सी किस किस तरीके से सिचुएशन है। ठीक है, और सबसे मेनली जो आपका यहाँ पे फर्क है भाई, आपको दो चीजें समझनी है। एक तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो उसमें हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कि लेट्स अगर आप ए से अगर ट्रैवल ही बी तक करके गए हो, तो लेट्स अगर ए से बी की वैल्यू 10 मीटर है तो ए से बी शॉर्टकट पाथ भी यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर हो सकती है, वरना हमारी डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेनली कंसेप्ट है। इसको जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो उसमें केस पढ़ते हैं भाई कि जब आप कंप्लीट एक रोटेशन करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू 2πr होगी, बट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या वहाँ पे जीरो होगी। तो किसी सिचुएशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर हो सकती है, वरना जनरली केस में हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा बड़ी मतलब बड़ी होती है। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो आपको ये समझना है। दूसरा कंसेप्ट आपको समझना है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के साथ में आपकी डिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। बट शॉर्टकट जो हमारा होता है भाई, शॉर्टकट चाहे आप किसी भी रास्ते से आओ, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट है वो चेंज हमारा नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का नजरिया किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अगर चेंज कर दोगे तो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू हर एक अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलग रहेगी, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है वो वहाँ पे क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा मेनली कंसेप्ट है भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो जब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो इसके बिहाफ पे अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे भाई। तो डिस्टेंस से जो हम लोग क्वांटिटी डिराइव करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से जो हम क्वांटिटी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी। तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने से पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अगर सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे आप रिस्पॉन्स देंगे कि सर सारी चीज़ें क्लियर है, हम अगले वाले टॉपिक में मूव करेंगे। फिर एक बार मुझे सारे रिस्पॉन्स देंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार आप रिस्पॉन्स दीजिए कि सर क्लास प्रॉपरली चल रही है और ये वाला कंसेप्ट हमारा हालांकि बहुत बेसिक कंसेप्ट है बट आपको सबको क्लियर हो गया है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सेम जैसे हमारे पास स्पीड है भाई, जो करेक्टरिस्टिक्स हम स्पीड में डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाई स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं वो पढ़ते हैं दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और हमारे पास जो वेलोसिटी का कंसेप्ट है भाई वो मेरे पास क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वैसे ही जो हमारे पास स्पीड है भाई उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। बट जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और हमारी जीरो हो सकती है, ठीक है। स्पीड को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, वो हम लोग मापते हैं बाय दैट इज स्पीडोमीटर से, ठीक है। दोनों की जो मेरे पास यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मेनली कंसेप्ट है भाई स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। और हमारी यानी कि जो नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज हमारी ये क्या है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है भाई। सर प्लीज डिस्प्लेसमेंट दोबारा बता दो, क्लास रुक गई थी। देखिए डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीनिंग ये है भाई, किन्हीं भी दो पाथ के बीच का शॉर्ट कट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या रहेगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना, कि लेट से अगर कोई भी अगर हमारा पार्टिकल है वो लेट से अगर 3 मीटर ट्रेवल करता है हमारा वेस्ट में, ठीक है, उसके बाद लेट से भी वो 4 मीटर हमारा ट्रेवल कर रहा है नॉर्थ में, तो ये हमारा उसका फाइनल पॉइंट हो गया बी पॉइंट। तो वो आपसे पूछेगा भाई ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या रहेगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग जो यहाँ पे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू रहेगी दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में डायरेक्शन होगी, इसलिए हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है जिनका एवरेज ज़्यादा होता है। देखो भाई एक बार आप पहले बेसिक समझो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्रिकी कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं एक बार ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ अगर बाद में भी देखो तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। फिर हम लोग साथ साथ में लेवल बढ़ाते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मेनली आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो हमारा मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वो हमारा लगभग हमारा हर सिचुएशन में बड़ा रहता है, मतलब या फिर इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के साथ में डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब स्पीड के कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दूंगा भाई, ठीक है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस और जीरो हो सकती है। और जो स्पीड है मेरे पास वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वही कंसेप्ट रहेगा भी, अगर स्पीड है हमारी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हमारी वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, वरना हमारे पास क्या है, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या है भाई, ज़्यादा रहता है वेलोसिटी से। तो यहाँ पे मेनली हमारा ये कंसेप्ट रहता है भाई दोनों के बीच का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे, अब स्पीड के अंदर हम लोग 4 तरीके की स्पीड डिफाइन करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इनको मैं इजिली, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। सेकंड हम लोग जो पढ़ते हैं भाई यहाँ पे दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें हमारा इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। थर्ड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट इज एवरेज स्पीड, ये पूरे पाथ की लिए डिफाइन करेंगे भाई। तो एवरेज हमारी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइड बाई हमारा क्या रहेगा यहाँ पे टोटल टाइम, ठीक है। और फोर्थ जो हम लोग डिफाइन करेंगे भाई, वो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। ये हमारी इंस्टेंट स्पीड रहेगी भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे भाई मान लो अगर आप ए से बी ट्रेवल करते हो 1 आवर में, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर आपने पूरे रास्ते में, वो बताइए जब आपकी गाड़ी की स्पीड 30 मिनट 30 सेकंड और लेट्स एग्जांपल भाई 30 माइक्रो सेकंड में कितनी रही होगी। तो देखो जब हमारी ट्रैवल करते अगर हम लोग एक पॉइंट से, तो ब्रेकर भी आते हैं, कभी स्पीड फास्ट भी रहती है, कभी स्लो भी रहती है। तो उस पूरे के पूरे पाथ लेंथ के लिए हम लोग एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब ए से स्टार्ट हुआ वो बी पे पहुंच गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की और टोटल टाइम कितना है, तो एवरेज स्पीड आएगी। बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम, वो उस इंस्टेंट की स्पीड रहेगी हमारी इंस्टेंट स्पीड। तो जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे भाई, तो जो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे कि लेट से भाई किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेट से अगर वो x1 पोजीशन पे था, दूसरा वो चला गया हमारा लेट से x2 पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की हमारी वो आएगी इस तरीके से।
ठीक है। तो जब हम इंस्टेंट डिफाइन करेंगे वहां पे स्पीड को, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट डिफाइन करेंगे भी डेल्टा टी गोज टू जीरो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यहाँ से मेरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगी, इसको हम लोग फिर क्या है डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेके पढ़ेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डेल्टा टी आपने लिया है वो लगभग आप जीरो लिमिट डिफाइन करोगे। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए भाई हम लोग क्या है डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसको हम ग्राफ में भी डिस्कस करेंगे भाई कि डेरिवेटिव का बेसिकली हमारा मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्पीड है। सेम तरीके से हमारे पास क्या है भाई 4 तरीके से, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी भाई दैट इज टोटल, हमारे पास क्या रहेगी भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ उसके लिए मोशन के लिए डिवाइड बाई हमारा क्या रहेगा यहाँ पे दैट इज टोटल टाइम। ठीक है, इसको भी हम लोग डेल्टा एक्स और अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और फोर्थ हम लोग जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे दैट इज इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो सेम हमारा ये कंसेप्ट रहेगा कि जो लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा भाई वही, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये मेरा यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 कंसेप्ट है। हाँ, अब यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है उसका हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं। अगर आपका जो भी मोशन अगर आपको दे रखा है, जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर उस सिस्टम के लिए अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं एक स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे मोशन में अगर आपका यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब हम लोग ये चीज़ डिफाइन करेंगे। अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड होती है भाई, कि अगर वो मान लो T1 में, यानी कि अगर स्पीड वेरी कर रही है, टाइम अलग अलग दे रखा है, तो 2 से 3 फॉर्मूले हमारे पास एवरेज स्पीड के हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेनली कंसेप्ट है भाई स्पीड एंड वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है भाई सभी को? एक बार रिस्पॉन्स करें, क्योंकि देखो ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको आते भी होंगे, बट आपको एक बार ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर होगा तभी वो हमारे क्या है वो क्वेश्चंस लगा पाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, क्लास रुक रही है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई मेरी तरफ से। अब प्रॉपर यहाँ से नेटवर्क आ रहा है भाई, आप अपना एक बार चेक करें जरूर। मेरी तरफ से यहाँ प्रॉपर नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ तक जिनको चीज़ें क्लियर हैं एक बार मुझे रिस्पॉन्स करें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। क्लास इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक बार आप दोबारा से चेक करिए भाई, मैंने अभी दोबारा से क्रॉस वाई किया है, नेटवर्क यहाँ से ओके है, प्रॉपर यहाँ से जा रहा है भाई। आप लोग मुझे एक बार बताइए, एक बार मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि मेरी ऑडियो और वीडियो बहुत क्लियर है, नेटवर्क इश्यू रिजोल्व हो गया है क्या आपका? एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्टेंस से हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पे दैट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी से जो हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारे पास कौन सी रहेगी यहाँ पे दैट इज एक्सेलरेशन। क्लास इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक बार और एक बार क्रॉस चेक करें भाई, फिर मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, एक रुक जाइए। ओके, यानी कि मैसेज है भाई क्लियर हो रहा है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का हमारा यही मेनली कंसेप्ट बनेगा भाई यहाँ से। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या करते हैं भाई, बोल देते हैं कि भाई स्पीड निकाल के दिखाइए, वेलोसिटी निकाल दी, तो भाई वेलोसिटी को भी हम लोग स्पीड ही बोलते हैं। अगर आपको बोल दे कि भाई लेट से हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, लेट से उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर रहा है, और आपको वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रहा है, और कभी कभार क्वेश्चन में लिखता है कि भाई स्पीड की वैल्यू निकालिए, तो आप ये थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग अंडरस्टूड पढ़ते हैं कि अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पाथ में अगर ट्रैवल करा तो डिस्टेंस फिक्स हो गई है, तो वहाँ पे हम स्पीड भी निकाल सकते हैं भाई। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आता है हमारे पास।
तो ये हमारा मेनली कंसेप्ट रहेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन का। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको तो मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज वो हम लोग भाई डिफाइन करने वाले हैं वेलोसिटी के कंसेप्ट से। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है भाई, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई कि अगर हमारी वेलोसिटी भी अगर टाइम के साथ अगर चेंज करती है तो फिर हम लोग कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा यहाँ पे, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन की भी वैल्यू होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सिंपली यहाँ पे भी जो इसकी बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। इसकी यूनिट मेरे पास क्या रहेगी, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मेनली हमारे पास एक्सेलरेशन का यही कंसेप्ट है भाई, ठीक है। अब मेनली हम जैसे क्या डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट से अगर वो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t अगर वो v हो जाती है भाई, तो यहाँ से हम लोग क्या है बेसिकली दो तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगी भाई, दैट इज v माइनस का u डिवाइड बाई डेल्टा t। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे प्लस रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी मेरे पास, नेगेटिव रहेगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिटार्डेड मोशन। यानी कि जहां पे अगर आपका किसी क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है या फिर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो वो हमारा रहेगा। और अगर v और u अगर आपका यहाँ पे बराबर रहेगा तो भाई आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर बराबर है तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा और वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो रहेगी। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है भाई। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट चेंज अगर होती है टाइम के साथ तो वो क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ चेंज हो रही है उस क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की हम लोग यहाँ पे कंडीशन पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी लेके चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फाइनल वेलोसिटी को v से। अगर फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी ज्यादा है तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से तो वो हमारा रहेगा रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। और दोनों ही बराबर सिचुएशन में रहेगी तो आपका वो यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है वहां पे, ठीक है। तो सेम तरीके से भी यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा अगर इक्वल टाइम में अगर हमारी इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा क्या है भाई, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को एवीजी की फॉर्मेट में भी डिफाइन करते हैं भाई, और ए बार की क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू रहेगी v माइनस यू डिवाइड बाई t2 माइनस का t1। और जल्दी क्या है भाई, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी है अगर वो रेफरेंस जीरो है, इसको हम t मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं भाई, दैट इज v माइनस को डिवाइड बाई t माइनस का जीरो। अगर हमारी टाइम जीरो है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो, ठीक है। और फोर्थ जो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई, दैट इज वो हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंट एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो सेम हम लोग जब यहाँ पे डिफाइन करेंगे भाई तो हम लोग डी भी कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से आपका डबल डेरिवेटिव रहेगा किसका, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर दे रखी है, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है, अगर आप इसका दो बार डेरिवेटिव करोगे तो दो बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी।
अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो आपको एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपको यहाँ पे क्या है भाई, वो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो ये हमारा मेनली यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है भाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है भाई, जो आपको चीजें समझनी है थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि भाई जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा वेलोसिटी चेंज करने की वजह से होगा भाई। और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, यानी कि उसका क्या है भाई, मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन भी है, और थर्ड यानी कि दोनों ही चीज है। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होनी है तो आपके पास तीन कंडीशन है भाई यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करने की। कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर ये सिलेबस? कोशिश करूंगा भाई मैं एटलीस्ट 2 क्लास में आपका ये मोशन चैप्टर कंप्लीट कर दूं। एटलीस्ट देखो, आपका समझना जरूरी है। ये जो मोशन चैप्टर हम लोगों ने सबसे पहले रिकॉर्ड किए थे, तो थोड़ा फोन छोटा हो गया था, तो मैम ने रिकॉर्ड कर रखा है। तो मेरी तरफ से प्रॉपर आपकी रिवीजन क्लास है। तो अगर जिस बच्चे को वहां पे थोड़ा सा अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से बेसिकली इसको क्लियर कर सकते हो भाई। तो एक तरीके से हमारा चैप्टर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इसके साथ में फिर हम लोग मोशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट इस चैप्टर को मैं कल तक निपटा दूं, नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाई मैग्नीट्यूड चेंज की, यानी कि एक्सेलरेशन देखो भाई हमारा तीन तरीके से मतलब आ सकता है। अगर वेलोसिटी अगर हमारी चेंज हो, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है अकेला, डायरेक्शन अकेली चेंज हो सकती है, दोनों ही साथ में चेंज हो सकते हैं। अगर सिर्फ हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड चेंज करने से, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा एक्सेलेरेशन आएगा भाई, यानी कि ये हमारा कौन से वाला मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम लोग पढ़ेंगे कि लेट्स अगर कोई भी कार है हमारी, वो किसी स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हमारे यहाँ पे फिक्स है स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड चेंज कर रहे हो भाई 40 50 60, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलेरेशन आएगा भाई, ठीक है, तो वो हमारा किस में रहेगा भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन करेंगे भाई, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि लेट्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो भाई, तो उस सिचुएशन में भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, ठीक है, तो लेट्स अगर हमारी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो आपकी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है, चेंज होगी। तो ये जो हमारे पर्टिकुलर मोशन है, ये हमारे वो कंडीशन है जहां पे अगर हमारा क्या रहेगा भाई, एक्सेलेरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो वो हम लोग पढ़ते हैं भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। 2D का कंसेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट सर्कल के चारों तरफ मूव करेगा, बट यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो हमारा चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो घूमती रहती है। घूमने का मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने से जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, तो यहाँ पे उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मेट में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और थर्ड हमारा रहता है भाई हमारा, अगर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। 2D मोशन में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर ये चीज, बट आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री अगर एंगल पे फेंकते हो इस तरीके से, तो हमारी बॉल, क्रिकेट वाली बॉल इस तरीके से ट्रेवल करेगी भाई। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। हाँ, ये आपको जो भी हमारा लाइव चल रहा है सेशन, वो आपको कंसेप्ट मिलेगा भाई हमारा एस्टेट लाइव वाले में, यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक क्वांटिटी और डिफाइन करते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में इतनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि बगैर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के साथ में विद टाइम हमें वेलोसिटी डिफाइन की है। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो एक्सेलरेशन बनता है। क्या एक्सेलरेशन चेंज करने के साथ में हम कुछ डिफाइन करते हैं, तो हम उससे अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई जग का। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर चेंज इन हमारा हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे जग डिफाइन करते हैं। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि एक्सेलेरेशन अगर हमारा टाइम के साथ चेंज होता है तो हमारा यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा। तो ये हमारा बेसिकली भाई पैरामीटर है जो आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने हैं। डिस्टेंस से स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। अब इनसे रिलेटेड जो भी हमारी मैथमेटिक्स है यहाँ पे हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। इन सब के बीच में हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है भाई अकॉर्डिंग टू 9th क्लास है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ, ठीक है। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग भाई ग्राफ पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्स और वाई दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है और हमारा दूसरा क्या रहता है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप डिफाइन करते हैं, स्लोप का मीनिंग होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। जो मेरे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा ही कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक्स एक्सिस पे, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमारी रहती है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है भाई। आपको यहाँ पे 5 तरीके के ग्राफ पढ़ने हैं भाई। देखिए भाई हम लोगों ने सिलेबस रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। आप उसको प्रॉपरली पढ़े। हम लोग आपको यहाँ पे रिवीजन करवाएंगे और कोशिश करूंगा मैं रिवीजन के साथ में 10th क्लास का हमारा थ्योरी बचती है और 11th क्लास में हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ में करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करनी है और लास्ट में फिर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का। तो आज की क्लास का हमारा टाइम है भाई, तो हम लोग इसी पे ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। सर कौन सा फोल्डर कंप्लीट कर, देखिए जो मैंने एस्टेड फिजिक्स के नाम से बना रखा है वो आपका वही टॉपिक है। उसमें हमारे पास फिजिक्स फिजिक्स करके एक फोल्डर है। रिमेनिंग टॉपिक जितना भी उसके अंदर कंटेंट है, चाहे वो रिमेनिंग वीडियोस में है, चाहे वो लाइव क्लास के अंदर आपको मिलेगा या फिजिक्स फिजिक्स वाले फोल्डर में मिल रहा है, आप सारा ही वही करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने वो सारा अरेंज कर रखा है, ठीक है। सभी टॉपिक, बिल्कुल सभी टॉपिक करने हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको 2023 में एनालिसिस करके बताया था कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स में तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलेटेड ही हैं। अगर आपको मोशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तभी आप ग्रेविटेशन पढ़ पाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, ठीक है। 10th क्लास थोड़ी सी इजी पड़ती है कंपेरिजन टू 9th क्लास, तो आपको 9th क्लास बिल्कुल अच्छे से करनी है। हाँ जी, न्यूमेरिकल ही आते हैं, बट न्यूमेरिकल आप तभी अच्छे से सोल्व कर पाओगे जब आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं आपको पहले थ्योरी करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज रहे थे कि सर फोंट छोटा है, समझ में नहीं आ रहा, आवाज साफ नहीं आ रही है मैम की। तो मैं पहले चैप्टर आपको थ्योरी कवर करवाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद फिर मुझे आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल तो करवाने ही है। हमारे सिर्फ 9th क्लास के बचते हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग करवा रहा हूँ क्वेश्चन भाई, तो बहुत जल्दी आपको भी क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ताकि आप खुद चैप्टर की वीडियोस देख के क्वेश्चन ट्राई कर सको। सर बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ साइंस टीजीटी के लिए। देखिए भाई ये तो समस्या मेरे लिए भी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका बैचलर डिग्री में जो कंडीशन होती है एक बार वो बिल्कुल चेक करें कि एटलीस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ रखे हो। और कोई अगर आपका डाउट है तो देख लीजिए, वरना फिर मैं उसके बाद क्लास हमारा टर्न ऑफ कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ भाई, लाइव वीडियो हालांकि हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो कंसेप्ट और आपका अच्छे से मैंने आपको 1 घंटे की यहाँ पे वीडियो ली है, तो बी ऑनेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ 1 घंटे में अगर मैं रिकॉर्ड करता तो मैं पूरा चैप्टर रिकॉर्ड कर देता विद कंसेप्ट जितना मैंने करवाया है। और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की पीडीएफ भी नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल करवा दी जाएगी ऐप के ऊपर ही। एस्टेड फिजिक्स फोल्डर में डाल दूंगा उसको मैं। ये तो देखो जी, आपको पूछना पड़ेगा कि पीजीटी में हमारा ये कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। एक बार आपको एकेडमी नंबर पे बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग।
चलिए, तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना कंसेप्ट है, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।